मैं मोर सिंह मीणा, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज, नीम का थाना। आज बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जोनो खां था। इसे उल्गू खां की उपाधि थी। ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है वो 1325 से 1351 माना जाता है। इसका जन्म 1290 ईस्वी में मुल्तान में हुआ था और इसने फारसी साहित्य, तर्क, दर्शन इनका अध्ययन किया था। सैनिक शिक्षा भी प्राप्त की थी और गयासुद्दीन तुगलक के समय उसके अधीन सेनापतित्व के रूप में दक्षिण भारत में 1323 और 1324 ईस्वी में आक्रमण किया था और दक्षिण भारत को जीतकर दिल्ली सल्तनत में इसने मिलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसे इतिहासकार अंतर्विरोधों का विषमयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा व परोपकारी, मूर्ख शासक आदि नाम से पुकारते हैं। ये विलक्षण प्रतिभा का धनी था। इसे पागलों का बादशाह भी कहा जाता है। एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश था ये बताया। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने इसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण बताया। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने दिल्ली के सियासत को सुशोभित करने वाला सुसंस्कृत शासक, सबसे ज़्यादा विद्वान शासक बताया। ये बड़ा दयाशील सुल्तान था, धार्मिक सहिष्णु था। इसने हिंदुओं के सभी धार्मिक त्यौहार, होली, दशहरा आदि मनाया। इसने हिंदुओं को उच्च प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्त किया। इसके दरबार में जैन विद्वान राजशेखर और जिन प्रभा सूरी रहते थे। इसने इंसा-ए-महरू नामक पुस्तक की रचना भी की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू की, लेकिन वो योजनाएं ज़्यादातर असफल रही। इसीलिए इसे बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा गया। इन योजनाओं में पहली योजना है राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। इसका मुख्य कारण था कि दो कारण इसके माने जाते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने बताया है कि देवगिरी केंद्र में पड़ता था और दक्षिण भारत को जीत चुके थे, उस पर नियंत्रण स्थापित करना था, इसलिए राजधानी बदली। जबकि इब्न बतूता बताता है कि दिल्ली में जो लोग थे वो गालियाँ देकर पत्थर इसके घर फेंक दिया करते थे महल में। उनको सजा देने के लिए राजधानी परिवर्तित की, लेकिन ज़्यादा सही बर्नी लगता है। राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण देवगिरी को इसके प्रशासन के केंद्र में होना ज़्यादा सही है, लेकिन वहाँ की जलवायु सूट नहीं कर पाई, इसलिए ये वापस दिल्ली आ गया और ये योजना असफल हुई। इसके बाद इसने दूसरी योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। उस समय जो मुद्रा थी वो चांदी का टंका और तांबे का जीतल था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। अब ये विवाद का विषय है कि इसने जो सांकेतिक मुद्रा चलाई वो तांबे की थी या पीतल की थी। बर्नी ने उसे तांबे की सांकेतिक मुद्रा बताया है। फरिश्ता ने उसे पीतल और कांसे की मुद्रा बताया है। ये जो सिक्के थे तांबे या पीतल के, ये अरबी भाषा में अभिलेखित सिक्के थे, अरबी और फारसी में। इसने क्यों चलाए ये चांदी की, ये तांबे की या पीतल के सिक्के? इसके पीछे एक कारण था कि उस समय विश्व में चांदी का भाव था और बहुत सारे शासक जैसे चीन का कुबलाई खां, ईरान का गयायूत खां सांकेतिक मुद्रा
चलाई थी और इसमें कुबलाई खां सफल भी रहा था, जिसे वो चाऊ मुद्रा कहता था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाए, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि उसके अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया। गांव घर घर में टकसाल स्थापित हो गए और नकली मुद्रा छप गई जिन पर इन्होंने नियंत्रण नहीं कर पाया, इसलिए ये असफल हुई। लेकिन फिर भी इस योजना की प्रशंसा ब्राउन ने की है। उसने मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा निर्माताओं का राजकुमार कहा है तथा इतिहास का सबसे चालाक राजा भी कहा है। इसकी अन्य योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की खुरासान क्षेत्र पर आक्रमण करना। खुरासान अफगानिस्तान ईरान के पास पड़ता है, यहाँ पर जीतने की योजना बनाई। इसका कारण था यहाँ का जो राज दरबार था उनके गुटों में संघर्ष चल रहा था, उसका लाभ ये उठाना चाहता था। इसके लिए इसने 6 लाख की सेना का गठन किया, उसे अग्रिम वेतन भी दिया। लेकिन जैसे इस योजना को क्रियान्वयन करने में 1 साल लग गया, तभी वहाँ परिस्थितियाँ चेंज हो गई और उन राजा और राजकुमार के बीच सुलह हो गया और जो गुटबंदी थी वो समाप्त हो गई। इसलिए इसने खुरासान ईरानी क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया और ये योजना भी असफल हो गई। इसमें काफ़ी धन अपव्यय हो गया। इसके अलावा फिर आखिरी में इसने एक योजना बनाई 1333-34 में कराचील अभियान। कराचील गढ़वाल कुमायूं क्षेत्र था चीन के पास में, चीन से अपने राज्य की सुरक्षा करना चाहता था, इसलिए इसने इस अभियान की योजना बनाई और इस पर आक्रमण करने के लिए मलिक खान को सेनापति के रूप में भेजा और उसे कहा कि इस क्षेत्र को जीतने के बाद आगे मत बढ़ना। लेकिन वो गढ़वाल और कुमायूं को जीतने के बाद चीन की तरफ आगे बढ़ा, जिससे सर्दियों के दिनों में बर्फबारी हो गई, जिससे ज़्यादातर सेना नष्ट हो गई और ये योजना आंशिक सफल होने के बाद नष्ट हो गई। इसके अलावा इसने दोआब में करवर्दी की योजना भी बनाई। उसका कारण था कि जो दोआब क्षेत्र था वो उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए वहाँ पर उसने 50% कर बढ़ा दिया। लेकिन उसी समय अकाल पड़ गया और जो अधिकारी थे मोहम्मद बिन तुगलक के, वो काल का बिना ध्यान रखते हुए किसानों से और जमींदारों से सख्ताई से लगान वसूल करने लगे। इसलिए किसान खेती छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगे और उत्पादन कम हो गया। तब इसको जब पता चला तो किसानों की मदद के लिए इसने तकावी ऋण उपलब्ध कराए। वो ऋण किसानों तक नहीं पहुँचे। अधिकारी और किसानों ने अन्य कार्यों में उस धन का उपयोग किया, कृषि के विस्तार में नहीं किया, जिससे ये योजना भी सफल हो गई और असफल हो गई और राज्य को काफ़ी घाटा लगा। तो ये इसी तरह की ये सभी योजनाएं इसकी असफल हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, इसलिए इसे बुद्धिमान मूर्ख राजा कहा जाता है। लेकिन फिर भी इसने काफ़ी कुछ योगदान दिया, जिसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने उस काल में कुएं खोदने, बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषि ऋण तकावी ऋण देना आरंभ किया। ये पहला शासक है जिसने कृषि ऋण और तकावी ऋण दिए, ये इसका बड़ा योगदान है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की, जिसमें कृषि विस्तार पर ध्यान दिया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने लगान के रूप में 1/2 भाग वसूलने की योजना बनाई। सिक्कों पर अपने पिता और मिस्र के खलीफा का नाम अंकित करवाया। आदिलाबाद नामक एक दुर्ग बनवाया। निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर मकबरे का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा सिंध में एक विद्रोह का दमन करते समय 20 मार्च 1351 में हुई। उसकी मृत्यु पर अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।